नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए किए गए अटैक के बाद बड़े सवाल उठने लगे हैं। पहली बार यूएवी से हमला किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए इस आतंकी हमले की जांच कर रही है और ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि ड्रोन भारत पाकिस्तान सीमा पार से आया था या फिर इसको एयरबेस के समीप ही किसी बिल्डिंग से ऑपरेट किया जा रहा था। तो आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर है कि जो ड्रोन आया जिससे आतंकी हमला हुआ, आखिर इसको ऑपरेट कहां से किया जा रहा था। जो जांच हो रही है उसमें खुलासा क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से यह हमला किया गया है, आखिर जो रडार है उसकी नज़र से ड्रोन बचा कैसे है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान या सीमा पार से आया या फिर कहीं आसपास की बिल्डिंग से ऑपरेट किया गया, ये हमला हुआ कैसे, ये सब जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर कल हुए 2 धमाकों के बाद जांच एजेंसियां लगातार यहां पर बनी हुई हैं। हम इस समय जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ठीक बाहर हैं। बेशक यहां पर आज लाइफ जो है पहले जैसी नॉर्मल दिख रही है, मगर इतनी नॉर्मल है नहीं, क्योंकि लगातार जो कल 2 धमाके हुए थे उसके बाद से जो कहीं ना कहीं चिंताएं हैं और जो कल के धमाकों का असर है वो यहाँ देखा जा सकता है। हर अंदर आने जाने वाले शख्स, चाहे वो लेबर के लोग हैं या अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनकी पूरे तरीके से चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो कल हुए धमाकों के बाद जो है जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, जो लेह के 2 दिन के दौरे पर हैं, उनसे बातचीत की और उसके साथ साथ जो बड़ी चीज़ है इसमें आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी रिव्यू उन्होंने किया है जम्मू और कश्मीर दोनों ही एयरपोर्ट्स का, उनका ऑडिट के जो है निर्देश दिए हैं, ताकि जो भी कमियां हैं और ख़ास तौर पे जो सूचना मिल रही है कि यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो एयरफोर्स स्टेशंस पर, उनको जो है वो तैनात करने की जो है वो उसके लिए प्रक्रिया को शुरू करने की बात की है। आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर दोनों जो एयरफोर्स स्टेशन है उनके बिल्कुल साथ ही जो सिविल एयरपोर्ट है वो भी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर जो आतंकी है वो इस तरह के हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन कोई बड़ा हमला जो है वो अगले दिनों में जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए पहले ही तैयारियां जो है वो करने के लिए जो है इस पर समीक्षा जो है वो की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो इस मामले में इस जो ब्लास्ट हुए हैं उस मामले में जो एफआईआर लगी है उसमें जो मुख्य धाराएं लगाई गई हैं, आपको बता दूं यूएपीए सेक्शन 13, 16, 18 और 23, 13, 16, 18 और 23 जो है उसके तहत जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, टेररिस्ट एक्ट है, कॉन्स्पिरेसी है और एनहेंसमेंट जो है पेनल्टीज जो है, इनको लेकर जो है इस पे आईपीसी की सेक्शन 120 बी के तहत जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो है धाराएं लगाई गई हैं। वहीं सेक्शन 3, 4 जो है ऑफ द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट जो है उसको भी इसमें जो है वो शामिल किया है। आपको बताऊं कि किसी भी तरीके से एनआईए को जो ये जब केस जाएगा इस मामले में, अगर जो पहली एफआईआर लगी है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि जो अंदेशा है वो सीधे तौर पर यही है कि पाकिस्तान इस मामले में इसके पीछे हो सकता है। कल जो सूचना हमें अपने सूत्रों से मिली थी उसके मुताबिक जैश की ये हरकत हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों की कमी है। ऐसे में पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की प्रयास कर रहा है और ये पहली कोशिश इसे जो है वो माना जा रहा है। मगर लगातार अब सुरक्षा एजेंसियां इस चीज़ पे काम कर रही हैं कि इस की तह तक जाकर इस पूरे नेटवर्क को, अगर वो जम्मू में मौजूद हैं उसे, या फिर अगर सरहद के पार से ये हरकत हुई है तो यकीनन उस पर भी कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। तो जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ, आखिर उसके पीछे का मकसद क्या था, इसके अंदर जो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं जम्मू स्टूडियो का। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अजय, ओवर टू यू। शुक्रिया। और हम जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे हैं, कुछ दिन पहले तक सियासी हालात पर चर्चा हो रही थी, मगर आज चर्चा का विषय बदल गया है, क्योंकि पाकिस्तान जब तक पड़ोसी है तो किसी से उम्मीद क्या की जा सकती है। हम जानते हैं कि पिछले लगभग 3 दशकों से पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश करता रहा है। भले ही
पर अब एक दूसरे की तरफ गोले नहीं दागे जा रहे, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से हरकतें रुकी नहीं हैं। जो जानकारियां हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे आतंकवाद का जो सिलसिला है वो जारी है और उसी के चलते अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार आतंकी हमले सिलसिलेवार हुए हैं, चाहे वो 24 तारीख हो, 24, 25, 26 लगातार इसी तरीके से हमलों का सिलसिला आतंकी हमलों का जारी है। वहीं अगर बात की जाए तो बीते कल यानी कि बीते कल की जो रात थी उस वक्त जो एयरपोर्ट स्टेशन जम्मू का है, जो सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इलाका माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से, वहां पर ड्रोन के जरिए 2 बम जो है वो गिराए गए। जो धमाके हुए उसके बाद पूरा इलाका बम जो है वो गिराए गए, जो कि शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा माहौल अचानक से हुए धमाकों के बाद जो है वो कहीं ना कहीं ये जतलाता है कि किसी न किसी तरीके से आतंकी जो है वो पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम भी और सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित है कि अगर इतने हाई सिक्योर जोन में आतंकी इस तरह से घटना को अंजाम दे सकते हैं तो फिर आम इलाकों का क्या होगा। सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए तो हालांकि जब पहला धमाका हुआ उसके बाद एयरपोर्ट स्टेशन पर जो कमांडो थे वो अलर्ट हुए, उन्होंने तुरंत अपना मोर्चा संभाला और उसमें जो है दूसरा जो हमला यानी कि दूसरा जो आईडी था वो जमीन पे गिरा। पहले धमाके में एक बिल्डिंग को नुकसान हुआ, दूसरे धमाका जो है जमीन पर हुआ, उससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। 2 लोग जख्मी इसमें बताए जा रहे हैं। मगर वहीं अगर बात की जाए तो ये सिलसिला रुका नहीं। बीती रात यानी 24 घंटे बाद कालूचक और रत्नचक आर्मी कैंटोनमेंट एरिया जो है एक ब्रिगेड है, वहां पर भी बीती रात 2 ड्रोन जो है वो उड़ते देखे गए। तकरीबन रात को 11:15 बजे के करीब जो है एक ड्रोन दिखा, जिसके बाद आर्मी ने उस पर फायरिंग की और थोड़ी देर के लिए ड्रोन गायब हो गया। मगर 2:40 पर एक ड्रोन जो है वापस वहां पे पहुंचा और फिर उस इलाके में उड़ने लगा। तो ये चिंताएं कहीं ना कहीं अब बढ़ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद को चलाने वाला पाकिस्तान क्या अब इस तरीके से इन हथकंडों को अपना रहा है। क्या आतंकी जो हैं वो अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और खासतौर पे आपको बता दूं कि इस चर्चा पे हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और बार बार आपको बता दूं कि हम बार बार जो बताते हैं कि किस तरीके से आज घाटी में अब आतंक जो है कि आसमानी साजिश जो है वो रची जा रही है और सरहद पार जुड़े हो सकते हैं इस आतंकी घटना के तार, ये सामने आ रहा है। और इस तरीके से एक बार फिर जो है करना होगा आतंकवाद पर वार, ये हम कह रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल आज जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़े वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जुड़े हुए हैं, रतनलाल गुप्ता जी। रतनलाल जी, आपका स्वागत है इस शो में। वहीं हमारे साथ से जुड़े हुए हैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से रतनलाल गुप्ता जी और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं कपिल सिंह जी। कपिल जी, आपका भी स्वागत है। कपिल भी यूथ लीडर हैं कांग्रेस के और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, क्या लगता है जिन हालात में अगर आज जो है लगातार बना हुआ है, जिस तरह से जम्मू में एक बार फिर से कश्मीर से हटकर फोकस शिफ्ट हो रहा है, वीरेंद्र कुमार शाही जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो फोकस लगातार जो है वो बदल रहा है जम्मू की तरफ, क्या समझा जाए? आतंकी आखिर चाहते क्या हैं और किस ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है? कितना संवेदनशील हो जाता है? ये एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट किया जाता है, आर्मी कैंटोनमेंट एरिया पर ड्रोन उड़ते दिखाई देते हैं, कितनी चिंता का विषय है? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग कंफर्ट में कंफर्टेबल नहीं होते, शांति में शांत नहीं होते, खुशी में खुश नहीं होते। दुर्भाग्य है कि हमारा पड़ोसी उन लोगों में है जिनको कि चैन का सांस में चैन नहीं मिलता। हालांकि उनकी अपनी इल्तिजा, उनकी रिक्वेस्ट पर एक सीज फायर का दोबारा मौका दिया गया। कुछ दिन अमन से गुजरे, खेतों में काम शुरू हुआ, बॉर्डर में एक्टिविटी गांव की नॉर्मल हुई, तब उन्होंने ये इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम दिया। इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि ये ड्रोन डायरेक्टली सरहद पार से
ऑपरेट किया गया या फिर इसको स्मगल करके इधर लाया हुआ। आजकल ड्रोन आम मिल जाते हैं, आजकल बच्चे भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सब की पूरी तरह से तहकीकात होने पर अगर तो ये हरकत पाकिस्तान की है डायरेक्टली, तो फिर उनको इसकी डायरेक्ट यूनिटिव एक्शन होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इस ड्रोन को, ये जो हमारा इलाका है कठुआ सांबा से लेकर और कानाचक तक, जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, काफी पोरस है, कई बीच में खड्ड और नाले बहकर जाते हैं और उनमें से इन्फिल्ट्रेशन रूट भी पहचाने गए हैं। इन रास्तों से क्या ये ड्रोन ले आए थे? यहाँ पर ये बड़ा देखना जरूरी है कि मैं सतवारी का ही रहने वाला हूँ। सतवारी के इलाके को जब हम देखते हैं, खास तौर पर एयरपोर्ट और उसकी सिक्योरिटी की नज़र से, अगर हम एयरपोर्ट के बीचों बीच से एक 10 किलोमीटर का दायरा ऑल राउंड एक सर्कल बनाएं, उसकी जो डेमोग्राफी, उसकी जो पॉपुलेशन पिछले 10-15 साल में इतनी ज़्यादा चेंज हुई है। ये कैंट इलाका कहलाता था, सतवारी कैंट, कैंट में ही आता है एयरपोर्ट। यहाँ पर पहले जब मैंने घर बनाया आज से लगभग 40-35 साल पहले, नक्शा पास कराने के लिए मुझे हिदायत दी गई थी कि आप 2 मंजिल से ऊपर नहीं बनाएंगे। हालांकि मोमटी तक उसके ऊपर एतराज में आई थी। आज कितनी बिल्डिंग्स 3 मंजिल की वहां आ गई हैं, हर तरफ, पूरे दायरे में चारों तरफ। और ये जो 10 किलोमीटर का मैंने एरिया बताया, अगर इसमें देखें तो देशी और विदेशी कितने लोग आकर बन गए। इन्हीं में आ जाते हैं रोहिंग्यास के कैंप, इन्हीं में आ जाते हैं बांग्लादेशियों के कैंप। तो ये जो सब चीजें आकर यहाँ पर आ गए हैं, ये एक सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इस बात को समझना चाहिए और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, ये सब उनकी पैनी नज़र के नीचे आना चाहिए और जहाँ तक हो सके जो विदेशी हैं उनको तो यहाँ से हटाना चाहिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक कमांड बनी हुई है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड। उनका ये खास काम है कि जो एयर स्पेस है उसका मैनेजमेंट किया जाए। एयर स्पेस जो आज से कुछ बरस पहले तक हम समझते थे कि जेट एयरक्राफ्ट होंगे, एनिमी के अटैक हेलीकॉप्टर्स होंगे, इन सब की आवाजाही या बाकी हवाई जहाज़ों की आवाजाही को ही एयर स्पेस माना जाता था। अब जैसे जैसे वॉरफेयर में एडवांसमेंट होता जा रहा है, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। मिसाइल्स शामिल हो गए हैं। मिसाइल्स के लिए काउंटर मिसाइल्स और मिसाइल्स को रास्ते में ही तबाह करने के तरीके, वो भी डिफेंस सिस्टम्स में आ गए हैं। उसके साथ साथ ही जो सबसे बड़ा खतरा और जिसका के मौजू आज है, इस ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन्स चल पड़े हैं और ड्रोन्स जो हैं ये हमारे जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल राडार सिस्टम्स हैं उनमें नहीं आते, लो फ्लाइट करते हैं और लो फ्लाइट के एयरक्राफ्ट भी कई बार राडार से मिस हो जाते हैं। मैं अपनी मिसाल दूंगा देश की, जैसे हमारे जो बालाकोट में एयरक्राफ्ट गए थे, वो ट्री लाइन से थोड़ा सा ऊपर उड़कर लो फ्लाइट में गए थे और जाते समय उनको पाकिस्तान के राडार पिकअप नहीं कर पाए। लौटते समय जब उन्होंने कुछ हाइट लेकर तेजी से वापस आना चाहा, तब कहीं पाकिस्तानी राडार्स को उनका आभास मिला, बट दैट वाज टू लेट। हमें को 2.5-3 मिनट का समय चाहिए था, उस समय तक वो एक्टिव नहीं हो पाए, हमारे सारे एयरक्राफ्ट सही सलामत वापस आ गए। तो जब लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी राडार से मिस हो जाते हैं, तो ड्रोन का तो साइज भी बड़ा छोटा है। फिर रात का वो समय जिसमें वो आए, ऐसा समय नहीं था जबकि दिन में रोशनी नहीं थी। तो मैनुअली एक चीज समझनी होगी, आप ठीक कह रहे हैं कि रडार से कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, वो आपकी बात जायज है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? आपकी आवाज रुक गई। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वीरेंद्र जी? हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आवाज आ रही है? जी, तो ये जो समय ऐसा था जिसमें के मैनुअल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर या एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले फिजिकली वहां ग्राउंड पर होते हैं, दिन में शायद वो उसको देख पाते। वो समय ऐसा था कि उनकी नज़र में वो छोटी चीज़ नहीं आ सकी और वो आकर ये जो एक्सप्लोसिव था उसको ड्रॉप करने में कामयाब। ये जो ऊंची बिल्डिंग्स में बता रहा हूँ, 2 मंजिल से ज़्यादा, कैंटोनमेंट बोर्ड के कानून के खिलाफ चारों तरफ आ गई हैं। इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए हैं, नई बस्तियां इस इलाके में आ गई हैं, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, ड्रोन्स के लिए अभी हमें मगर जो ज़रूरत है वो वीरेंद्र जी आप ठीक कह रहे हैं कि ये एस्पेक्ट ड्रोन हमें जब देखना उड़ता है होगा। तो वीरेंद्र उसको सिग्नल जी मगर आपको रिमोट बताऊं से जो मिलता अभी है तक सूत्र और कह उस रहे हैं। रिमोट के सिग्नल को अगर जैम कर दिया जाए तो इसका कनेक्शन टूट वीरेंद्र जी जाता है और ये क्रैश हो जाता है। तो वीरेंद्र जैमर्स जी का एक चीज लगना मैं बड़ा जरूरी है। ये सब चीजें इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड को, हमारे एयरफोर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ थ्रू आउट द बॉर्डर्स पर इमीडिएट जरूरत है। सतवारी एयरपोर्ट वीरेंद्र और जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? वीरेंद्र जी पठानकोट का एयरपोर्ट, ये जो एयरपोर्ट बॉर्डर के बहुत नजदीक है, इनको बहुत ही जल्दी अपग्रेड करके और जैमर्स प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। वीरेंद्र जी आप जो चीज कह रहे हैं वो ठीक है, मगर कहीं ना कहीं देखना यह भी होगा कि अभी जो सूत्र कह रहे हैं, जो सोर्सेज से पता चला है कि ड्रोन कहीं हिंटरलैंड से नहीं बल्कि सीमा पार से जो है आए हो सकते हैं। ये बड़ी बात है, इस पर भी आपसे बात करूंगा। मगर हमारे साथ जो हमारे अन्य मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ रतनलाल गुप्ता जी है। रतनलाल जी क्या लगता है, वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को या पाकिस्तान में बैठे जो आतंक के कमांडर हैं, आतंक के ठिकाने हैं, उनको एक बार फिर से निशाना बनाना होगा जैसे बालाकोट में किया है? देखिए सर, ये तो एक मैटर बहुत ही घिनौना है और ये जो वाकया हुआ है ये सबका कंसर्न है। पिछले 3 दहाइयों में जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी चल रही है और ये मिलिटेंट अटैक जो हुआ है, जैसे हमारे डीजीपी साहब ने यहाँ कहा है कि ये टेरर अटैक जो हुआ है जब जी और ड्रोन से किया गया है, ड्रोन बेस किया गया है, ये बड़ी एक सेंसेशनल बात है और सोचने वाली बात है कि ड्रोन जम्मू कश्मीर के अलावा पहले भी तो यहाँ आते रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ कि भाई जम्मू के अंदर ड्रोन आए और ये वाकया करके चले गए या यहीं रहे हैं। बात यह है कि पिछले गुरदासपुर के एरिया में भी आते रहे हैं ड्रोन और यहाँ अम्यूनिशन वगैरह फेंक के चले जाते थे। हमारे हीरानगर के एरिया में भी आते थे। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है हमारी, क्या उनको एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए था कि साहब ये ड्रोन आते हैं, सामान फेंक के, अम्यूनिशन फेंक के चले जाते हैं, ये कुछ और वाक्य भी कर सकते हैं। ये कि एंटीसिपेशन करनी चाहिए थी, जो वाक्य उन्होंने किया है। अब ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कह रहे हैं साहब रडार भी इसको ट्रेस नहीं कर सकते, और अगर रडार ट्रेस नहीं कर सकते तो कोई ऐसी डिवाइसेस इन्होंने लानी चाहिए थी जो, क्योंकि ड्रोन तो आ रहे थे, चाहे पार से आ रहे थे या लोकल थे, ड्रोन आते थे, पार से आते थे और यहाँ मिशन फेंक के चले जाते थे। तो उसका ये क्या इन्होंने एंटीसिपेशन करना चाहिए था कि साहब ये ड्रोन जो आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर या पंजाब के अंदर, ये कोई वाकया कर भी सकते हैं, और उन्होंने ये वाकया किया है। ये पहली मर्तबा हुआ और उन्होंने ये इतना सिक्योरिटी एरिया है, ये इंडियन एयरफोर्स का जो स्टेशन है, ये इतना सिक्योरिटी एरिया, और वो अपने टारगेट पे पूरे उन्होंने काम किया। 2 ब्लास्ट किए हैं, 5 मिनट के बाद एक पहला हुआ और 5 मिनट के बाद दूसरा,
और पैदा जो हुआ वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे पड़ा है, वो ब्लॉक की बिल्डिंग इनकी डैमेज हुई है। और दूसरा जो है वो हेलीकॉप्टर हैंग के बिल्कुल साथ ही पड़ा है वो भी। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों इंडियन एयरफोर्स की जो परमिसेस है उसके अंदर वो जो उनके टारगेट लेके चले हैं वो अपने टारगेट पे पूरा उतरे हैं। अब सोचने वाली बात ये है डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होना पड़ेगा एक बार फिर से। नहीं, हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये एंटीसिपेट करना चाहिए था कि ड्रोन जो आ रहे हैं यहाँ अम्यूनिशन वगैरह पंजाब के अंदर फेंक के चले जाते रहे हैं, या वहीं इनको यहाँ हीरानगर के इलाके में आए हैं, सांबा के इलाके में आए हैं, क्या हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये सोचना नहीं चाहिए था कि साहब ये ड्रोन इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं? और जो जो बिल्कुल सोचा होगा रतनलाल जी, ये सोचा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचा होगा, मगर सोचा होता तो ये इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये सिक्योरिटी लैप्स होगा। अगर सोचा होता तो ये वाकया नहीं होता। देखिए ये जो हुआ है वाकया, ये फर्स्ट इंसिडेंट है अपनी टाइप का। अगर सोचा होता तो ये इसका मतलब ये कि भाई कहीं ना कहीं जीदा रिश्ता या वैसे आप कह लीजिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, वरना सिक्योरिटी लैप्सेस है। मैं रतनलाल जी आपके पास वापिस आऊंगा, रतनलाल जी आपके पास वापिस आऊंगा। मेरे साथ इस वक्त कपिल सिंह सिब्ब जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। कपिल जी क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार हालात बन रहे हैं, जब सियासत गरमाने लगी तो उसके बाद आतंकवादी गतिविधियां भी तेज हो गई, प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, उसके बाद देखें तो सीरीज ऑफ इवेंट जो देखा जा रहा है, तो लगातार जो अटैक है हुए हैं। अभी भी जो जानकारी मिल रही है कश्मीर में एक एनकाउंटर चल रहा है। कल एक एसपीओ जो है उनका फयाज, उनकी पूरे परिवार पर हमला किया गया, जिसमें उनकी पत्नी और उनकी बेटी और फयाज का जो है उनकी जो है वो शहादत हुई है। क्या लगता है किस ओर जा रहा है? और लगता है कि आतंकवाद को नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ना पड़ेगा आतंकवाद को। देखिए, सर्वप्रथम मैं इस आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं कि आतंकवादी हमला कोई भी हो, वो कभी भी हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ अभी आ रही है। ओके ओके, मैं सर्वप्रथम इस आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं। हेलो हेलो, नहीं, आपकी आवाज बीच में गायब हो जाती है। और एक छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा मैं, जी कपिल जी बोलिए। और घोर निंदा का समय निकल गया। हम सिर्फ कपिल जी, लगता है कि निंदा से काम नहीं चलेगा, कुछ एक्शन दिखाना पड़ेगा बालाकोट की तरह। और घोर निंदा ये पुराने जमाने की लैंग्वेज है, हमें इससे उभर कर मुंह तोड़ जवाब देने की बात करनी चाहिए। देखिए, मैं इंसानी लहजे से मैं आतंकवाद की निंदा सर्वप्रथम मैंने शुरुआत की है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, कृपया मुझे सुने थोड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जो है वो आतंकवाद से पिछले कई दशकों से ग्रस्त, और कुछ सालों पहले भी जम्मू में आतंकवाद ने पांव पसारने की कोशिश की। और पिछले कुछ गत वर्षों से जो मौजूदा सरकार है, भारत सरकार जो है, वो दावे करती आ रही है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमने जो अभियान चला रखा है, उस अभियान में भारत सरकार का ये दावा है कि वो बहुत हद तक सफल रही। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज फिर से कश्मीर के रास्ते से जम्मू में जो आतंकवाद है वो एक बार फिर से पांव पसारने लगा। और ये जो सरकार के जो वादे हैं, वो एक बार दावे हैं, वो एक बार फिर से खोखले साबित हो रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, सिक्योरिटी लैब्स है, और हमें इस बाबत कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन कड़े कदम हमलों पे या एरियल अटैक पे किस तरह से कोई भी, क्योंकि ये वैसा तो है नहीं कि कोई जंग चल रही थी वहां पे अपने साथी हार गए हों, बल्कि एक फिदायन हमले की तरह एक ड्रोन अटैक है जो हवा से कोई आता है, आईडी फ्रैंक चला जाता है। इसमें मुझे नहीं लगता ग्राउंड पे जो मौके के मौजूद फोर्सेस हैं उनको आप डायरेक्टली जिम्मेदार
ठहरा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी लैप्स है, कि उसको डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया। देखिए, एयरफोर्स स्टेशन सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जोन में से एक माना जाता है, और अगर उस हाई सिक्योरिटी जोन में किसी भी प्रकार का हमला होता है, आतंकवादी हमला होता है, और अगर हम उसको इफ्स एंड बट्स करके कि ये एयर अटैक था या फिर ये जमीनी सतह का अटैक नहीं था, अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि ये डाइजेस्टेबल नहीं है, और ये हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आज की तारीख में आतंकवादी हमला जो है वो पूरी तरह से आतंकवादी हमला ही है, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे वो अंदर हो, चाहे कोई मना नहीं कर रहा है हो, चाहे वो कहीं अंदर हो। जी हेलो जी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि ये आतंकवादी हमला है, और इसमें हम ये ढूंढने की इफ्स एंड बट्स ढूंढने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये ड्रोन अटैक है तो ड्रोन अटैक में आप सोचिए ये और कौन कौन से सॉफ्ट टारगेट्स जो है वो बना सकते हैं। ये कपिल जी शायद अब आवाज उनकी नहीं पहुंच पा रही। वीरेंद्र जी क्या लगता है कि डिफेंसिव होना अब समय नहीं रहा है, डिफेंसिव होने का, ऑफेंसिव होना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं हम आतंक के जो ठिकाने हैं, क्योंकि ये तो सूचना पूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भी आतंकी ठिकाने हैं, एलओसी के पार भी हैं, इलाका भी अपना है, फिर जाने में क्या है ऐतराज। देखिए, ऐसा है, एक फौजी होने के नाते मैं एक अपने दोस्त को फौजी मुहावरा बताना चाहता हूं। किसी भी ऑपरेशन प्लान के 10 कंटिंजेंसी प्लान्स होते हैं, और वॉर सिचुएशन बहुत सी बार 11वीं सिचुएशन क्रिएट करती। तो ये कहना कि दुनिया में होने वाली हर चीज को सोचा जाना चाहिए था, ये कभी मुमकिन होता है, होना चाहिए, कभी नहीं भी होता है। वक्त आज का वो नहीं आ गया है कि हम कड़ी निंदाएं करते रहें और सरकार की आलोचना करते रहें और अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकते रहें। ये हमला हुआ है, हमले का जवाब हमला होता है, हमले का जवाब मुंह तोड़ कर दिया जाता है, हमले का जवाब पनिशमेंट से दिया जाता है। और अगर ये साबित हो जाता है या हमें भरोसा हो जाता है कि ये बॉर्डर पार से आया है, ये इस तरफ ड्रोन आया है, अब द्रोणाचार्य जाएगा, ये क्या समझ रखा है? हम कहीं भी आलोचना में पड़ जाते हैं, हम अपनी गलतियां निकालने में पड़ जाते हैं। हम दुश्मन जिसने ये हरकत की उसके खिलाफ हमें गुस्सा नहीं आ रहा, हम पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं। सरकार के दावे झूठे पड़ गए। क्या झूठा पड़ गया? कहां था आतंकवाद? कहां आज आ गया है? हर दूसरे दिन 2-3 लोगों को 84-72 पूरों के पास भेजा जा रहा है। ये आतंकवाद कम नहीं हुआ? क्या वक्त था जब सीआरपीएफ का पेट्रोल जाता था और वो छोकरे उनके हेलमेट को गिरा देते थे, उनको ठुड्डे मारते थे और गालियां देते थे और बर्दाश्त करती थी सरकारें। आज आप पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं उस हालत में जबकि कहां से दहशतगर्दी से कहां देश पहुंच गया। नॉर्मल हालात आ रहे हैं, टूरिज्म शुरू हो गया है, इंडस्ट्रीज शुरू हो गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो गया है। अगर कोरोना नहीं होता तो एजुकेशन भी पूरे ट्रैक पर आ जाता। कितनी आतंकवाद कश्मीर से जम्मू पहुंच गया। आतंकवाद की आप बात करिए, ड्रोन अटैक कश्मीर से जम्मू पहुंच गया, इसीलिए तो बात कर रहा हूं। नहीं, कश्मीर की नहीं, जम्मू सतवरी की बात करें। वही मैं बोल रहा हूं ना, कश्मीर से जम्मू पहुंच गया एक बार फिर से, और ये बहुत ही संवेदनशील है। मत देखिए, मैंने इंटरफेयर नहीं किया था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कर्नल साहब, बड़े दुख के साथ जम्मू और सतवारी एयरपोर्ट की बात कर्नल साहब, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप हर चीज को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं। आप जोड़ रहे हैं, हमने कभी पॉलिटिक्स की बात नहीं की, हमने सीधी बात की है कि साहब ये परेशानी है और ये ठीक होनी चाहिए थी। आप इसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं और हमें बता रहे हैं लग रही है, फलां चीज हो रही है, तरक्की हो रही है। ये तरक्की
तरक्की वगैरह जो हुई है वो एक्साइटेड आप- है। इस वक्त मुल्क की बात कीजिए, मुल्क की सिक्योरिटी की बात कीजिए। क्या बात कर रहे हैं कर्नल साहब आप? इस वक्त सिक्योरिटी की बात कीजिए और मुल्क की बात कीजिए। ये घिनौना वाकया पहली मरतबा हुआ और इसको रोकना चाहिए। किसने मना किया नहीं रोकना? रोकना चाहिए और गवर्नमेंट को हर पॉलिटिकल पॉलिटिक्स को मत घसीटिए इसमें, हर चीज सिर्फ इसको रोकना चाहिए। रतनलाल जी, लेट हिम कंप्लीट। रतनलाल जी, उनको पूरा करने दीजिए, अब उनका वाक्य पूरा करने दीजिए। इसकी सजा इस वक्त देश पे खतरा है रतनलाल जी, जम्मू कश्मीर पे खतरा है, देश पे खतरा है। मुझे लगता है कि इस वक्त हम बहस ना करें। तरक्की बता रहे हैं, किस चीज की तरक्की हुई है? इसकी सजा देखिए कर्नल साहब, माफ करेंगे मुझे माफ करेंगे। हमने एक आपको सुझाव दिया है कि साहब ये एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ है। आप कहते हैं कि भाई रडार इसको ट्रेस नहीं कर सकता। अच्छा, कोई तो कोई तकनीक ढूंढिए, कोई तो कोई डिवाइस होगी, और नहीं तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा आपको। इस डिवाइस को ढूंढने के या तो फिर रतनलाल जी, बम फेंकते जाएंगे और चलते जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। रतनलाल जी, उनको पूरा करने दीजिए। वीरेंद्र जी, क्या लगता है इस तरह के हमले, क्योंकि अगर सबसे सिक्योर जोन जो है अगर वो अटैक होता है तो कहीं ना कहीं चिंताएं तो बढ़ेंगी। क्या लगता है किस तरह के अब वॉरफेयर जो हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी वॉरफेयर जिस पे हम जा रहे हैं, क्या लगता है इसके लिए इलाज भी अब ढूंढने पड़ेंगे? ड्रोन कोई नई चीज नहीं रही। अब ड्रोन पिछले अगर 1 साल में देखें तो मेरे ख्याल में कई ऐसे हमले ड्रोन के जरिए, चाहे वो टेररिस्ट जो है उन्होंने किसी डिफेंस इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया, मगर हथियारों की तस्करी कर रहे हैं जो, वो भी कम नहीं है। इसके लिए हम इसका हल ढूंढे, मिलके हल ढूंढे। रतनलाल जी, उनको पूरा करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए। रतनलाल जी प्लीज। जी वीरेंद्र जी बोलिए। इसके लिए जैमर्स की जरूरत है और जैमर्स लगाए जाने चाहिए। इसलिए और भी कुछ इक्विपमेंट और काउंटर मेजर्स आते हैं जिनका के जिक्र पब्लिक प्लेटफॉर्म में करना मुनासिब नहीं है, और वो सब कार्रवाइयां की जानी चाहिए। लगता है वीरेंद्र जी, लगता है कि कहीं ना कहीं डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव होना पड़ेगा। जो भी लूप होल्स हैं उनको भी प्लग किया जाना चाहिए, पर सिर्फ नुक्स निकालने से, सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग से काम नहीं चलने वाला। बात लगता है ऑफेंसिव होना पड़ेगा रतनलाल जी, और सरकारों के वक्त नहीं है। ड्रोन आया है, हमारे एयरपोर्ट तक आया है, आपने देखा है, और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए जहां से भी ये आया। और अगर बॉर्डर पार से आया है ये यकीन हो जाता है तो फिर एक बालाकोट और करना पड़ेगा। वीरेंद्र जी बिल्कुल, बालाकोट जैसा सबक पाकिस्तान में सिखाना पड़ेगा आतंकियों को। मैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जो है जुड़ चुके हैं, अभिजीत जसरोटिया जी। अभिजीत जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं आपकी बात। अभिजीत जी, क्या लगता है यहाँ चर्चा, क्योंकि थोड़ा देर से पहुंचे हैं तो इसको बता दूं कि सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा हमला हो गया, हाई सिक्योरिटी जोन था, तो क्यों उसको टैकल नहीं किया गया? एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स इसे माना जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सवाल तो उठा रही। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इन दोनों को तो वैसे सवाल उठाने का तो मुझे लगता नहीं इनको कोई भी हक है ये सवाल उठाएं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति कि जम्मू कश्मीर रियासत में अगर बनी है तो इसका कसूरवार अगर कोई है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। क्या सन 87 से पहले का दौर इनको नहीं पता? सब कुछ अमन और सुकून हुआ करता था। उसके बाद इन लोगों ने ऐसा कौन सा यहाँ पर षड्यंत्र रचा जब जीते को हरा दिया और हराए को जिता दिया? उसके बाद ही तो सारी की सारी यहाँ पर स्थिति खराब हुई है। पाकिस्तान जैसे देश का अगर आज हौसला इतना बुलंद हुआ तो किसके कारण हुआ? इन कांग्रेस की नलायकियों के कारण, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस की नलायकियों के कारण। उन्होंने कभी आज तक उनको ये आंख दिखाने वाले कभी थे ही नहीं। इस कारण कांग्रेस का इतना हौसला बढ़ गया कि वो ये पाकिस्तान का इतना हौसला बढ़ गया वो कहीं पे भी आपको स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन खैर
अब थोड़ा सा समय बदल चुका है। उड़ी और बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मुझे लगता है इनको काफी सबक आ चुका होगा। क्या लगता है एयरपोर्ट पठानकोट हुआ था? मुझे लगता है कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो ये बात करनी चाहिए जिनके आप कह रहे हैं आपने कौन से तीन मार दिए? जिनके हाथ पिछले 6 साल से आपने क्या सने कहा? हुए हैं, पौने जिनके 2 हाथ साल से आपने क्या किया? कश्मीरियों के खून से सने हुए हैं, उनको तो ये बात पिछले करनी नहीं एक चाहिए। हफ्ते से यहाँ मिलिटेंसी चल रही है। आपको तो ये बात करनी नहीं चाहिए। कब से मार रहे हैं? कहाँ मार रहे हैं? आप भूल गए, अभी आप भूल गए कल ही 87 की गंदी रिगिंग, मार आप दी भूल है। गए 87 की आप कह रहे हैं कि रिगिंग, सब ये और ये ड्रोन हमला हुआ है जो अब हमें वापस रिगिंग भूल गए, नेशनल आप रिगिंग भूल गए 87 की। इसमें पार्टी की फारूक बात साहब ने मत क्या किया कीजिए। था भूल गए? अपने आप को बचाने शहीद की हो गए, कोशिश आपको तो कीजिए। कभी भी नहीं पता लगेगा इस चीज का। नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो है वो देश आप जैसी पार्टी कोई नहीं देखी मैंने। आप क्या कह रहे हमारी हैं? जैसी पार्टी वो है आप जो ये आपके पार्टी साथ मिलाकर बात करना चाहती है। जहाँ मुल्क हमारी मुल्क की जैसी पार्टी सिक्योरिटी आपके साथ की मिलाकर बात कर बात रही है। करना आप चाहती पार्टी है, जवाब देना भी जानती है। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते बहुत हैं। अच्छे ढंग से बात है। ड्रोन हमला हुआ है, मुल्क में हमला हुआ है और आप कह रहे हैं आज कश्मीर में अभिजीत जी हम अगर पुराने समय में जाएंगे तो समय की कमी है। हम मेरे ख्याल में हम इस वक्त जो चिंता का विषय है अभिजीत जी रतनलाल जी एक मिनट। अभिजीत जी देखिए अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो पठानकोट एयरबेस पे हुआ उसे की कोशिश थी, तो क्या लगता है अब सरहद के पार बालाकोट जैसा एक स्ट्राइक जो है जरूरत पड़ेगी? क्योंकि देखिए आतंकी शिविर अभी भी हैं लगातार वहां पर। बेशक पाकिस्तान ने युद्ध विराम का की बात करी है, मान ली है, फायरिंग नहीं हो रही, मगर हालात तो वैसे के वैसे हैं। अजय जी, हिंदुस्तान को आज मुझे लगता है पाकिस्तान से कम हो, ये जहाँ पर काली भेड़ें जो हमारे जम्मू कश्मीर में, इनसे ज्यादा खतरा है। तो यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं और आज भी बात करते हैं कि पाकिस्तान को स्टॉक्स में लेकर आओ, जो कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है आतंकवाद फैलाता है। बिरयानी खाने आप खुद चले जाते हो वहाँ, बिरयानी खाने खुद चले जाते हो इनको और आनी आज पाकिस्तान की चाहिए। बात कर रहे हो। काली बिरयानी भेड़ें खाने कौन गया था वहाँ पे? खाते पीते हिंदुस्तान का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान के। बगैर ऐसे लोगों पूछे, को बगैर इन्विटेशन के आप बिरयानी खाने नहीं चले अभिजीत जी गए। सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बात करो यहाँ के भाई ये ड्रोन हमला हुआ है, इससे आगे कैसे बचना है, बात करो। अजय जी, बताइए इससे बचने के लिए सबसे पहले आप जैसी काली भेड़ों का इलाज करना जरूरी है। सबसे पहले आप जैसी काली भेड़ों का इलाज करना जरूरी है सबसे पहले। ये खाली भेड़ों में यहाँ रोहिंग्या लाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। रोहिंग्या भी यही लेकर आए थे यहाँ पर, इन्हीं के टाइम पर रोहिंग्या आए थे यहाँ पर। दुनिया में 56 इस्लामिक हैं। नरेंद्र जी ये टॉपिक अभी ये टॉपिक नहीं है रोहिंग्या का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो चर्चा है उससे हम भटके नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? साहब यहाँ पर हमने पहले क्या साहब आप पहले देखिए, आए थे, तब लाकर आपको नारी देखिए, ये इंटरनेशनल लेवल पे बात की है। साहब ने लाए थे, इंटरनेशनल बात लेकर आए थे यहाँ किसने लाया, क्यों लाया, क्या हिंदुस्तान में किया, आने ये के बात बाद नहीं है। टॉपिक की खेल बात के लिए कीजिए। क्यों आए? आप भड़क गए हैं खेल के इधर लिए उधर। आने के बाद देखिए अगर सब बोलेंगे जम्मू में आप क्यों बात कर रहे हैं, बताया? रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। कौन था कल इनके जो यहाँ ड्रोन हमला हुआ, बात अभिजीत जी सब बोलेंगे तो कुछ नहीं बन पाएगा। रतनलाल जी मुझे लगता है कि हम बारी बारी बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे, क्योंकि आपको लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त डिबेट में। अभिजीत जी कार्रवाई होगी क्या? टॉपिक की बात करें ना सर। अभिजीत जी टॉपिक पे आइए, कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि जनता इस चीज को लेकर डरी हुई है। कहां से आ गई? बात यह है कि ड्रोन हमला हुआ है, सेंसिटिव अटैक हुआ है, टेरर अटैक हुआ है। हमें ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको आगे हमें रोकना चाहिए। कैसे रोकना चाहिए उसकी बात करनी चाहिए। चले आप जवाब दे लेंगे, जवाब ले लेंगे आप, जवाब लेंगे जी जी जवाब वही टॉपिक मुझे लगता है मुद्दे से भटके नहीं। अभिजीत जी रतनलाल जी लेट हिम कंप्लीट। आप जवाब दीजिए इसका है या नहीं है। जी अभिजीत जी बोलिए। शांति देंगे तो इन्हें पूरा जवाब मिलेगा। सुनिए रतनलाल जी, ऐसा है, आप बुजुर्ग भी हैं। नहीं बुजुर्ग बिल्कुल है, लेकिन लेकिन आप पार्टी जरूर पार्टी की बात आप सुने जरा जरूर। ड्रोन की बात, जब पार्टी क्या होगा, आप बोलने से हम बात करेंगे। बोलने से जो आज तक आपने गलतियां की हैं उसके ऊपर आप पर्दा तो नहीं डालेंगे। जोर से बोलने से क्या होगा, जवाब दे दीजिए, जोर से सुन लीजिए ना। सबसे पहले सुन लीजिए। समय की कमी है, मैं चाहता हूँ कि हम समय को बर्बाद ना करें, इसको यूटिलाइज करें। अभिजीत जी लोग देखिए, अभिजीत जी लाखों लोग देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लगता है जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को? सरहद के पास बैठे आतंकी जो हैं उन पर कार्रवाई होगी? देखिए जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल अप्रोप्रिएट इन्हें जवाब दिया जाएगा। और आज तक जवाब कब नहीं दिया गया? क्या उड़ी के बाद इन्हें जवाब नहीं दिया गया? क्या पुलवामा के बाद इन्हें जवाब नहीं दिया गया?
क्योंकि ये भाजपा की सरकार है, ये कम से कम इनकी तरह नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जो हमारे यहाँ पर इन्होंने जो जो किया वो आप सब लोगों के सामने है। यहाँ पर जो है इनको जवाब दिया गया, इनको बड़े अच्छी तरह से पता है और भारतीय जनता पार्टी ये वो लोग हैं जब सर काट के ले गए और इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये वो लोग हैं, वो तो मैं कहना चाहता हूँ, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने ही देश का सौदा कर दिया पाकिस्तान के साथ। ये वो लोग हैं, इन जैसे लोगों से आप कभी भी वतन प्रस्ती की आप इनके साथ कभी उम्मीद नहीं रख सकते। हम बड़े भले भली भांति जानते हैं। जब कपिल जी वापस हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी, अभिजीत जी वापस लौटता हूँ आपके पास। शुरू कर दिया तो ये जो है अभिजीत जी वापस लौटूंगा। पार्टी जो है इनसे तो कम से कम आप उम्मीद ही न रखें कि ये देश के लिए कोई बात करेंगे। आपको छोड़ देनी चाहिए, बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। आपको अभिजीत जी रतनलाल जी को सुनते हैं पहले। रतनलाल जी क्या कहना चाहेंगे? सवाल उठ रहे हैं आपकी सरकार पर, आपकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा उन्हें शायद 1947 याद नहीं है जब कश्मीर से पाकिस्तान को खदेड़ दिया गया। उन्हें शायद 1965 याद नहीं है, उन्हें शायद 1971 भी याद नहीं है जब पाकिस्तान के दो टुकड़े पाकिस्तान। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। देखिए थोड़ी गरिमा बनाए रखिए ना, थोड़ी गरिमा अभिजीत जी कंप्लीट कर लेने दीजिए, बनाए रखिए ना। जवाब सुन लीजिए, फिर वही बात सुन लीजिए वीरेंद्र जी, सुन लीजिए, सुन के जवाब अपने समय में जवाब दीजिए प्लीज। थोड़ी सुन लीजिए ना। 1971 में कांग्रेस ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा लेकर कौन गया? भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा लेकर गए थे। मोदी जी वहां पे बिरयानी खाने गए थे, नवाज शरीफ की बेटी का केक भी खाया उन्होंने। कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने बिरयानी नहीं खाई अभी तक पाकिस्तान में। जहां तक खाने का सवाल है, मैं आपका गहन थोड़ी गरिमा तो बनाए रखिए ना। अब मुझे आरोप थोड़ा जवाब दे दीजिए। वहां जाकर जवाब देने दीजिए ना, सिर्फ तुलसी का जवाब तो ले लीजिए ना पहले अपने थर्मस बारी बारी एक एक करके बोलिए प्लीज। 1990 से लेकर आज तक जितने भी आतंकवादी और आप बात कर रहे हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं पर ईयर कितनी आतंकवाद की किलिंग हुई है। जंग लड़ी है, आप डाटा निकलवाइए पिछला। मैंने 71 की जंग लड़ी है अपने देश के ना। अब ये आतंकवादी अब ठीक है, अपने देश के ठीक है। अब आज भी वहाँ है और जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना। मैं आपको जवाब नहीं दे सकते ना। अपने चक्कर में आप तो रिटायर्ड ऑफिसर है ना। से पूछिए, मेरे फौजी के दिल से पूछिए। अरे आप लोग करते हैं 92,000 जाते नहीं लग सके। ये किया आप 47 बता रहे हैं। थोड़ी गरिमा बनाए रखिए पूरी। अगर सवाल क्या बातें कर रहे हैं? बीजेपी ने लड़ी थी, इतने जख्म दिए आपको। एक बात तो बता दीजिए, आपने लड़ाई लड़ी। देखिए अगर सियासत में पढ़ेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कुछ निकलकर सामने आएगा। मैं एक बार प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए हमें ये सोचना चाहिए सरकारी सारी लोग मिलकर, कोई भी सरकार हो, मिलकर कहीं ना कहीं इस वक्त मौजूदा सरकार और खासतौर पे हमारी जो सेना है, सुरक्षा बल है, उनको हमें कहीं ना कहीं उन्हें प्रोत्साहन देना होगा, उन्हें सपोर्ट करना होगा। क्या लगता है वीरेंद्र जी? सियासत पे नहीं, मैं वीरेंद्र जी क्या लगता है? लगता है समय आ गया है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। वीरेंद्र जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा और लगता है कि सेना को पूरी तरह से इक्विप करना होगा, क्योंकि पार बैठा आतंकी उस जो है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब ये बड़ा इजी टारगेट जो है करने का और सस्ता जमाना जो है ये ढूंढा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से फिजिकल प्रेजेंस के बिना। मैं दोहराना चाहूंगा कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड को अपग्रेड करना पड़ेगा यहाँ का डिफेंस सिस्टम। उसके लिए ड्रोन्स की जरूरत है, ड्रोन्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे और हमें सोच विचार उस तरफ करना चाहिए कि कैसे हम ड्रोन टेक्नोलॉजी आएगी। अजय जी, अभिजीत जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहली बात ऐसे है कि
अगर मैं पूरी बातों का इनको जवाब दूं तो सबसे पहले शुरू हो जाता है जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी सन 47 की बात की, तो शायद ये इतिहास नहीं जानते। सन 47 में तो ऐसा कोई कश्मीर का मसला ही नहीं था। अगर इनके जो नेहरू जी है उस समय मेरे को लगता है 15 अगस्त हमारा 1947 को देश आजाद हुआ और 25 अगस्त को ये लोग पहुंच के यूनाइटेड नेशन में कहने के लिए कि जी हमारा कोई मसला उनके साथ, जबकि उस समय यहाँ पर राजा का राज था। तो ये 47 की हुई इन लोगों की गलतियां हैं जिसका खमियाजा अभी तक लोग भुगत रहे हैं। अब अगली बात आती है जो बात करते हैं कि अभी जो स्थिति पैदा हुई, देखिए इस स्थिति के अंदर ऐसा है कि आज की डेट में अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो ये जो टेररिस्ट है ये कहीं पे भी स्ट्राइक कर जाते हैं। ऐसा नहीं आप कह सकते कि पूरी दुनिया में कोई भी जगह है जो सेफ है, लेकिन हाँ ये नए नए अगर तरीके करते हैं, कार्रवाई होगी, क्या लगता है पारम कार्रवाई होगी? सिक्योरिटी एजेंसीज भी नए नए तरीके ईजाद करती है, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनको जवाब देना चाहती है। हम कांग्रेस की तरह दुम दबाकर नहीं बैठ जाएंगे, इनको वक्त आने पर इनको जवाब दिया जाएगा और पता लगेगा इनको कि हमारे यहाँ पर ऐसा हमला करने का क्या नतीजा होता है, क्योंकि इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमारा लोहा देखा है, उड़ी में भी इन्होंने इनको जवाब दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई पीठ दिखाने वाले लोगों में से हम सीना ठोक कर बात करते हैं और ये बड़े भलीभांति पाकिस्तान जानता, अगर ये जानता ना होता तो हमारा जो वो शूरवीर पायलट था अभिनंदन, उसको ये कभी ना लौटाते। अगर वो कांग्रेस का दौर होता तो अभिनंदन जी के साथ आज तक किया होता, तो ये आप सोच सकते हैं। देखिए सेना की कार्रवाई, अभिजीत जी सेना की कार्रवाई सेना ही करेगी, इसमें मुझे लगता है सरकारों को जरूर होगी। अभिजीत जी वापिस लौटूंगा आपके पास। कपिल जी क्या लगता है अब कार्रवाई होने का वक्त आ गया है? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि 1947 में पहले पाकिस्तान ने हमला किया था, फिर उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी ने एक्सेशन को थोड़ा डिले किया था, तो वो एक बड़ा लंबा चौड़ा इशू है। लेकिन पठानकोट में आईएसआई को बुलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ही थी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए और ये आपको भी नहीं भूलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को। और ये मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि ये आतंकवाद का मामला है, इसमें पूरा विपक्ष सरकार के साथ एकजुट खड़ा है। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी पाकिस्तान के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी कार्रवाई करेंगी पाकिस्तान के खिलाफ या फिर आतंकवाद के खिलाफ, विपक्ष पूरी तरह से खड़ा है। लेकिन सरकार की करनी में, कथनी में, नियति में हमेशा ही शक की गुंजाइश रहती है। अपने जो साथ खड़े होने वाली, मैं धन्यवाद क्या लगता है आपको, विपक्ष को साथ देगा, सियासत नहीं होगी और कहीं ना कहीं सहयोग होगा, सरकार करे कुछ करे। बात थी, बड़ी संवेदनशील बात थी, इन्होंने पॉलिटिक्स में उड़ा दिया। हमें ये बड़े गहराई से सोचना चाहिए, हमारी सरकार को बड़े ध्यान से सोचना चाहिए। ये मिलिटेंट्स का मामला जो जम्मू शहर के बिल्कुल साथ है, ये इंडियन एयरफोर्स का जो टेक्निकल एयरफोर्स है, और उन्होंने निशाना लगा के 2 बम फेंके हैं और उस पर असर जो हुआ वो आपके सामने है। चाहे पार से आए हैं वो ड्रोन या यहाँ हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का मसला वो चल रहा है, लेकिन हमें हमारी जितनी भी संवेदनशील जगह हैं, सिक्योरिटी की जगह जो है, इनकी प्रोटेक्शन बिल्कुल होनी चाहिए। चाहे ड्रोन आते हैं, अगर ड्रोन का कोई इसका अल्टरनेटिव, जैसे करण साहब ने कहा, जो भी इसका हल है ये होने चाहिए। देखिए हमारे पास बड़े बड़े रडार्स हैं, लेकिन बड़े बड़े रडार्स होने के बावजूद हम छोटे से ये रडार को, ड्रोन को नहीं डिटेक्ट कर सके, तो आप अंदाजा लगाइए वो तो अपना काम करके चले गए। देखिए आपको शायद तो ये बात सोचनी चाहिए, आपको शायद उन्होंने जो टारगेट किया था वो अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वीरेंद्र जी चलते आपसे जानना चाहूंगा, लगता है अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं सिर्फ डिफेंसिव होने के लिए नहीं होगा। ड्रोन देखिए, जैसे सूत्रों का पता चला है कि यहाँ आज रात को भी यहाँ ड्रोन थे और वो आर्मी वालों ने फायरिंग की और वो निकले गए। कि वो डिफरेंट, जैसे कोरोना डिफरेंट रंग बदल रहा है, ये भी मिलिटेंट भी अपना अपना तरीके के रंग बदल रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं। इस तरीके को हमने पहले एंटीसिपेट करना चाहिए। मैंने ये बिल्कुल कर्नल साहब शायद बुरा मान गए, मैंने कहा हमें हमारा विजन इतना होना चाहिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का विजन ये होना चाहिए कि कल क्या होगा
उसकी आज सोच कर लेनी चाहिए कि अगर रतनलाल जी बिल्कुल सही कह रतनलाल जी एक बार मैं कर्नल साहब के पास जाना चाहूंगा। कर्नल साहब क्या लगता है होनी चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, ये हमें कर लेनी चाहिए थे पहले। मैंने यही कहा, तभी मैंने कर्नल साहब क्या लग रहा है तो इसका मतलब देश के अंदर ही जो कुछ लोग छुपे हैं या सरहद पार से लगता है कि बार बार रिपीट करने से आपकी बात में ज्यादा शक्ति नहीं आ गई। आप सिर्फ अपने आप को दोहराएं। कर्नल साहब क्या लगता है लगता है कि ये सरहद पार का ही एक कर्नल साहब बात सुनिए। कर्नल साहब क्या लगता है वॉर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है क्योंकि कंटिजेंसी के थोड़ा सा बाहर होती है, तुरंत कार्रवाई, और वो कार्रवाई क्या की जानी है कि उस इलाके पर ड्रोन है उनकी एक्टिविटी को रोका। बिल्कुल आपने सही कहा कर्नल साहब, जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं, आतंकी अपने तरीके अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके अब ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके किसी नुकसान के बिना सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर देखें तो लगातार बैक टू बैक इसी तरह की चीजें हुई हैं, चाहे वो एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की बात हो, उसके बाद एक आईडी के साथ एक नदीम नाम के आतंकी को पकड़ा जाता है, उसके ठीक 24 घंटे के बाद कालूचक और रत्नुचक में आतंकी ड्रोन जो है दिखते हैं और उसके बाद भारतीय सेना के अलर्ट जवान उन्हें वापस फायरिंग करके गिराने की कोशिश करते हैं तो वो वापस भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आतंकी कर रहे हैं तो उनको भी उसी तरह से जवाब देना होगा और उसी के लिए कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या पाकिस्तान लोगों को दिखाने के लिए शांति की बात कर रहा है और सरहद पार बैठकर कुछ नए प्लान बना रहा है। इन सब चीजों पर सुरक्षा बलों की नजर होगी। एनआईए और एनएसजी मिलकर इसकी जांच करेंगे और कहीं ना कहीं इन सारे तथ्यों को बाहर निकालेंगे और यकीन मानिए कि ये साफ बात है कि जब जांच होगी तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और अगर इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान होगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।